ये बुक है द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, 22nd एडिशन है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। पहले समझते हैं ये जो स्टार्टिंग पार्ट है, जो जितना पोर्शन में आज के वीडियो में कवर करूंगी उसका समरी समझ लेते हैं। ये जो पार्ट है वो बताता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो स्केर्स है, वो बहुत लिमिटेड है हमारे पास, लेकिन जो हमारी इच्छाएं हैं वो बहुत ज्यादा है, वो अनलिमिटेड है। तो कैसे हम उन स्केर्स रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करें कि ताकि हमारी जो इच्छाएं हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। हमें कौन से ऐसी चीजों पे खर्चा करना चाहिए या कौन सी ऐसी चीजें बनानी चाहिए ताकि हमारे जो स्केर्स रिसोर्सेज है वो अच्छे से यूटिलाइज हो। तो स्टार्टिंग पैराग्राफ बताता है कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। अगर हमें इकोनॉमिक्स की नॉलेज है तो उसका मतलब क्या है, हम एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं। नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनिशिएटिंग एंड एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इससे इन्फ्लेशन यानी प्राइस इंक्रीज हो जाता है, हर चीजों का प्राइस इंक्रीज होता ही रहता है, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। तो उसको कंट्रोल कैसे करें। फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर लोग बेरोजगार है तो उसको रिड्यूस कैसे करें। इनिशिएटिंग एंड एक्सेलरेटिंग ग्रोथ को कैसे हम आगे बढ़ाए ताकि हमारा देश आगे बढ़े, वो सारी चीजें हमें इकोनॉमिक्स के नॉलेज के द्वारा पता चलती है। डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं, तो जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, ऐसे कंट्रीज में इकोनॉमिक्स का नॉलेज जो होता है वो कहाँ यूज होता है, वो स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज बनाने में यूज होता है। जितने भी हम पॉलिसीज बनाते हैं, अच्छा हमें अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है तो हम क्या पॉलिसी कर सकते हैं, हम नया कोई स्कीम लाए जिसके द्वारा लोगों को रोजगार मिले। तो वो स्कीम कैसे पता चलेगी, नॉलेज अगर होगा हमें इकोनॉमिक्स का तो उसके द्वारा हमें पता चलेगी। To eradicate strategies and policies to eradicate want, poverty and chronic unemployment from the human race. Want क्यों हमें निकालना है, क्योंकि लोगों के जो चाहिए, लोगों को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो अगर काफी सारे होंगे तो वो काफी सारे फुलफिल नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो कम होने चाहिए, वांट कम होना चाहिए। पावर्टी जो है, लोग इतना भी नहीं कमा पा रहे हैं कि वो अपनी दिन में जितनी जरूरत खाने की होती है वो उस पे भी वो खर्चा नहीं कर पाते। तो पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने कहा बेरोजगारी को कम करना, वो इन सारी चीजों के ऊपर स्ट्रैटेजीज बनाना इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। Science of economics is relatively young as it is just about 2.5 century old. Just अभी 2.5 years old है इकोनॉमिक्स का नॉलेज। बस इससे पुराना नहीं है, बहुत पुराना नहीं है इकोनॉमिक्स का नॉलेज। इकोनॉमिक्स का नॉलेज हाल ही 200 या 250 साल पहले ही स्टार्ट हुआ था। इकोनॉमिक्स की पढ़ाई हम जैसे बोलते हैं ना, वो 250 साल पहले ही शुरू हुई थी उसकी। द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम इस बुक के द्वारा प्रिंसिपल्स जो है मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं वो इसके द्वारा समझेंगे, इस बुक के द्वारा। अब पहले समझते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है या इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। जैसे आप फिजिक्स में मैटर के बारे में समझते हैं, केमिस्ट्री में आप केमिकल्स और कैसे कितना होना चाहिए कंपोजिशन मैटर का वो समझते हैं। पॉलिटिकल स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें आप गवर्नमेंट कैसे फंक्शन होना चाहिए उसके बारे में समझते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट या अलग अलग तरह की गवर्नमेंट कौन सी होती है वो समझते हैं पॉलिटिकल साइंस में। बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को समझते हैं। वैसे ही इकोनॉमिक्स
की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने तरीके से, अलग अलग इकोनॉमिस्ट्स ने अपने तरीके से उसको डिफाइन किया है। कोई ऐसे पर्टिकुलरली एक प्रॉपर डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का नहीं है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपने डेफिनेशंस दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे जिन चीजों को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो चेंजिंग है। आप अगर इंडिया को ही देख लो, इंडिया पहले एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री था, अब सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर काफी बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर वहीं पे कम हो गया है। तो इसलिए जो टॉपिक्स हम समझना चाहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर वो चेंजिंग है, इसलिए इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस भी डेवलप होते हैं। पहले डेफिनेशंस, ओल्ड डेफिनेशंस जो है इकोनॉमिक्स के, वो शायद अब इम्पोर्टेंस ना दे, अब उनकी कुछ मीनिंग नहीं होगी, लेकिन नए नए डेफिनेशंस आना जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जिन टॉपिक के बारे में बात करता है वो चेंजिंग है, वो डायनामिक है, डायनामिक यानी चेंजिंग है। तो थर्ड पैराग्राफ इसी के बारे में बता रहा है कि बहुत सारे डेफिनेशंस दे गए हैं और वो डेफिनेशंस क्यों, ओल्ड डेफिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं है और नए आने वाले डेफिनेशंस क्यों इम्पोर्टेंट है। सो इकोनॉमिस्ट किसके बारे में ज्यादा बात करता है, मैं एक एग्जांपल रियल लाइफ की दे देती हूँ ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ जाए। आपके पास सिर्फ 1000 रुपए है, ठीक है, आपके पास सिर्फ 1000 रुपए है। ये 1000 रुपए आपको कभी बढ़ के नहीं मिलेंगे। 1000 रुपए आज आपको मिले हैं, वो आपके पास हमेशा रहेंगे, 1000 रुपए बढ़ेंगे नहीं, यानी आपके पास जो मनी है वो लिमिटेड है, 1000 रुपए लिमिटेड है। अब इस लिमिटेड 1000 रुपए से आप क्या खरीदेंगे? अच्छा, आप फ्रूट्स खरीद सकते हैं, आप वेजिटेबल्स खरीद सकते हैं, आप होम खरीद सकते हैं, स्कूलिंग जाएंगे या कॉलेज, उसकी फीस, बुक्स। अब इन सारी चीजों में से आप एग्जैक्टली क्या खरीदेंगे 1000 रुपीज से, वो अनलिमिटेड है। क्या, कितनी सारी चीजें हैं आप खरीदना चाहेंगे। तो आपके वॉन्ट्स यानी जो आपको चाहिए वो अनलिमिटेड है। तो अब पहली चीज समझ लेते हैं, आपके पैसे लिमिटेड है, यानी इकोनॉमिक्स में अगर समझे जो ये चीज बोलना चाहते हैं, हमारी स्केर्सिटी या लिमिटेशन किस चीज की है? रिसोर्सेस की। रिसोर्सेस यानी जो चीजें यूज करके हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं वो। आप अगर कुछ चीज बनाना चाहते हो आयरन से, मेटल से, तो मेटल लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है उसकी। वुड से कुछ बनाना चाहते हो तो उसकी लिमिटेशन है, वो लिमिटेड अवेलेबल है। तो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है इस वजह से, और हमारे वांट्स अनलिमिटेड है। इतनी सारे लोग हैं दुनिया में, उनके सारे लोगों के सारे वांट्स सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे कि किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए, सारे वांट्स सेटिस्फाई हम नहीं कर सकते इस लिमिटेड रिसोर्सेज से। तो इस वजह से प्रॉब्लम जो आती है वो स्केर्सिटी, यानी हमारे जो रिसोर्सेज जो स्केर्स है उसकी प्रॉब्लम आती है। और चॉइस यानी हम कौन सा गुड्स एंड सर्विस बनाए ताकि सब अच्छे से सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, एक ना एक वांट हमारी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, लेकिन हम सेटिस्फाइड है, इतना भी मिला तो भी खुश है। अगर इन सारी चीजों में से आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और घर मिल गया, क्लोथ मिल गए, तो आप सेटिस्फाइड है। भले कॉलेज और बुक नहीं मिले तो ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ 1000 रुपए थे।
वही चीज आ जाती है, आपको थोड़ी जितने आपके वांट्स हैं वो सारे फुलफिल नहीं होंगे, अनलिमिटेड वांट्स हैं वो सारे फुलफिल नहीं होंगे, थोड़े वांट सेटिस्फाइड हो जाए, वही इकोनॉमिक्स की बात होती है, प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस, ये पूरा उसी के बारे में है। तो इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स को कभी कभी डिफाइन किया जाता है इस टर्म से, वो टर्म है of scarcity and choice। इस टर्म से उसको डिफाइन किया गया है, क्यों? क्योंकि वो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज और उनकी वजह से कौन सा गुड्स एंड सर्विस हम बनाए, यानी चॉइस, उस बारे में बात कर रहे हैं। तो आगे प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन किया गया है, ईच टर्म को एक्सप्लेन किया गया है। मैं उसको इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहली चीज मैंने जैसे आपको बोली, हमारे ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड यानी उनका कुछ अंत नहीं है, आज मुझे ये मिला, कल मुझे ये चाहिए, उसके बाद वो मिल गया तो मुझे परसों कुछ और चाहिए, अनलिमिटेड वांट्स है। प्लस दूसरी चीज क्या है? रिसोर्सेस जो है वो स्केर्स है, वो लिमिटेड है। रिसोर्सेस, जो भी रिसोर्सेस हैं, अब रिसोर्सेस में इन्होंने जो बात किया है वो सिर्फ और सिर्फ जो यूज आने वाले रिसोर्सेस नहीं है। आगे जो चैप्टर एक्सप्लेन किया गया होगा, काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज की बात हुई है, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो रिसोर्सेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की गई है, जो प्रोडक्शन के दौरान फैक्टर्स यूज होता है उसकी बात की गई है। तो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, तो हम कैसे इन स्कैर्स रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें ताकि how to use such resource to maximize satisfaction। किसका satisfaction? Human satisfaction। How to use this limited resources, इस limited resources को कैसे utilize करें ताकि humans के जो satisfaction है वो मैक्सिमाइज हो पाए, वही हम जानना चाहते हैं। तो इसको ही हम प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी कहते हैं, यानी स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या बोल रहा है? डेवलपिंग कंट्रीज में अगर हम देखें तो स्कैर्सिटी बहुत है, बहुत लोग सबसिस्टेंस लेवल पे रहते हैं, बेसिक बेयर सब्सिस्टेंस लेवल मतलब सिर्फ उनके पास खाने पीने, दिन में जितना खाना उनको चाहिए काम करने के लिए, सिर्फ उतने पैसे अवेलेबल है उनके पास, तो उसे सबसिस्टेंस लेवल पे रहना कहते हैं। तो अब इंडिया जैसे शहर में काफी लोग सबसिस्टेंस लेवल पे रह रहे हैं, इसलिए उनके पास स्कैर्सिटी ऑब्वियसली है। और ये क्यों हो रहा है? सबसिस्टेंस लेवल पे क्यों रह रहे हैं लोग? वो इस वजह से क्योंकि स्कैर्सिटी है हमारे देश में। तो क्या ऑब्वियसली हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है, तो क्या डेवलप्ड कंट्री स्कैर्सिटी प्रॉब्लम को फेस नहीं करता? जी हाँ, वो लोग भी फेस करते हैं। वो ऐसे जरूरी नहीं है कि वो डेवलप है तो इसका मतलब उनको प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी नहीं होगा, उनको भी होता है। वहां पे भी वॉन्ट्स, अगर जहां पे भी वॉन्ट्स जो है वो लिमिटेड हो जाए, वॉन्ट्स लोग अपना जो इच्छाएं हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो बंद कर दे, वहां पे स्कैर्सिटी खत्म होगी। लेकिन जहां पे वॉन्ट्स इंक्रीज जो होते हैं रेट से, वो अगर स्लो रेट से इंक्रीज हो रहे हैं, जितने आपके रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं तो ठीक है।
अगर आपके वॉन्ट्स ज्यादा फास्ट रेट पे इंक्रीज हो रहे हैं, रिसोर्सेज जो इंक्रीज हो रहे हैं वो स्लो रेट पे हो रहे हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस फेस करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं तो अनलिमिटेड वॉन्ट्स जो है यानी गुड्स एंड सर्विसेज के जो अनलिमिटेड वॉन्ट्स है वो, और स्केर्स रिसोर्सेज जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए जो अनलिमिटेड वॉन्ट्स है यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज के वॉन्ट्स, हम जो गुड्स एंड सर्विसेज चाहते हैं वो, और जो स्केर्स रिसोर्सेज है यानी लिमिटेड रिसोर्सेज, वो ये गुड्स एंड सर्विसेज जो हम चाहते हैं उनको बनाने के लिए जो स्केर्स रिसोर्सेज है वो, उन दोनों को मिला के हमें चॉइस फेस करना पड़ता है। चॉइस यानी कौन सा गुड जरूरी है बनाने के लिए। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। उस टॉपिक पे आने से पहले एक डेफिनेशन दिया गया है जो कि इंग्लिश इकोनॉमिस्ट रॉबिन्स ने दिया है। वो डेफिनेशन ये है, इकोनॉमिक is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce resources which have alternate users. ends जो यहाँ पे बात हुई है वो wants के बारे में बात हुई है, तो वो रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है वो रिलेशनशिप है किसके बीच में? wants and scarce resources के बीच में। जो स्केर्स रिसोर्सेस हमारे पास है उनके ऑल्टरनेट यूजेस है, या तो मैं बुक्स बनाने में वुड का काम कर सकती हूँ या तो मैं फर्नीचर बनाने में वुड का काम ला सकती हूँ। आपको क्या चाहिए? आपको बुक्स की जरूरत है अभी कि आपको फर्नीचर की जरूरत है? तो आप पहले वो देखोगे, नेसेसिटी क्या है वो आप पहले देखोगे। आगे बढ़ते हैं। फिर काइंड ऑफ रिसोर्सेज है। काइंड ऑफ रिसोर्सेज में 4 तरीके के रिसोर्सेज है, जो कि पहला है लेबर। लेबर को डिवाइड किया गया है। हम रिसोर्सेज को पहले तो ये समझ लीजिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इन रिसोर्सेज को प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, इसकी वजह से उसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। आगे आने वाले काफी सारे टॉपिक्स में मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वर्ड यूज करूंगी, जिससे रिसोर्सेज के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ। तो पहला जो है वो है लेबर। लेबर यानी जो हम फिजिकल एक्टिविटी, जो हम फिजिकली हमारा लेबर दे रहे हैं वो, और साथ ही साथ मेंटल वर्क भी हम जो कर रहे हैं वो। अगर आप लेबर और जो कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं वो अपना सिर्फ फिजिकल लेबर दे रहे हैं, यानी वो सिर्फ अपने हाथ और पैरों से काम कर रहे हैं। वही जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बैठकर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, वो अपना सिर्फ माइंड यूज करके कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लेबर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फिजिकल या सिर्फ मेंटल, दोनों ही लेबर कहलाते हैं। और इकोनॉमिक्स में जब हम लेबर की बात करते हैं तो हम लेबर पर आवर उन्होंने कितना लेबर दिया, पर आवर उन्होंने कितना काम दिया, उसके बारे में हम बात करते हैं। फिर आते हैं सेकेंड लैंड पे। लैंड जो है वो लैंड सिर्फ और सिर्फ हम जमीन की बात नहीं कर रहे। लैंड यानी सारी चीजें जो जमीन पे मिल रही है, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, क्लाइमेट, सॉइल जो लैंड के नीचे है, वो सारी चीजों की बात यहाँ पे लैंड पे की गई है। देखिए, हम अगर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअली सबको नहीं ले सकते, इसलिए वो सारी चीजों को जो हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसकी 2 कैटेगरीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आगे 2 कैटेगरीज है कैपिटल, ये 2 हो गए कैपिटल। अच्छा, कैपिटल जो है वो ये बुक में कैपिटल को 2 तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। एक है
कैपिटल जो मैन मेड रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है। कैपिटल यानी वो जो मशीन्स, हम इक्विपमेंट्स जो हम काम लाते हैं, यानी अगर आप फार्मर्स को देखो तो प्लॉइंग के लिए एक्स यूज करते हैं, या कोई मशीन यूज कर रहे हैं, इरिगेशन के लिए कोई मशीन यूज कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में कोई मशीन यूज हो रहा है, तो वो सारे मशीन्स जो है उसे मैन मेड रिसोर्सेज, क्योंकि वो लोगों से बनते हैं, तो उससे जो कहते हैं उसे मैन मेड रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, जो कि है टॉय, जो कि फैक्ट्री बिल्डिंग है, मशीन्स है, रोड्स, डैम्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रक्स, ये सारी चीजें हैं। इन्हें कैपिटल गुड्स भी कहा जाता है। आगे जितने भी चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें मैं कैपिटल गुड्स की जब बात कर रही हूँ, मैं इन मशीन्स की, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट, रोड, ये सारी चीजों की बात कर रही हूँ। इन्हें आगे हम बढ़ा सकते हैं। अगर आज मेरे पास 2 मशीन्स हैं, समझिए पहले इस चीज को कि आज अगर मेरे पास कुछ चीज बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए या कुछ भी चीज बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 मशीन अवेलेबल है, तो आगे चल के 4-5 दिनों बाद मैं उसे बढ़ा भी सकती हूँ, मैं 4 मशीन्स भी बना सकती हूँ, ताकि मेरे जो प्रोडक्शन हो रही है रोटी या जो भी चीज है उसकी प्रोडक्शन और हो। ओवन ले लेते हैं, ओवन अगर मेरे पास सिर्फ 1 है आज, तो कल आगे चल के मैं 2-3 और ओवन ले सकती हूँ, क्योंकि ये मैनमेड रिसोर्स है, इसको और हम बिल्ड कर सकते हैं। इसके लिए आज जितना मेरे पास है उसको मैं ग्रो कर सकती हूँ। ग्रो कर सकती हूँ मतलब मैं चेंज कर सकती हूँ, बढ़ा सकती हूँ। कैसे? मैं इन्वेस्टमेंट करके, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो जब हम कैपिटल को चेंज करेंगे उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। याद रखिए आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो में भी जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, मतलब किस बारे में बात कर रही हूँ, मैनमेड रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज को चेंज करने की बात कर रही हूँ। आज अगर मेरे पास जो के से डिनोट होता है, कैपिटल के से डिनोट होता है चेंज इन के, ये साइन, ट्राइंगल साइन चेंज के बारे में है। तो चेंज इन के इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि आज अगर मेरे पास 3 ओवन है पिज्जा बनाने के लिए और मैंने अगले साल 5 ओवन कर दिए, यानी टोटल 5 हैं, तो मैंने 2 ओवन बढ़ा दिए, तो चेंज इन कैपिटल हुआ। पहले 3 थे, अब 5 हो गए, तो चेंज इन कैपिटल 2 बढ़ गए, तो मेरा 2 ओवन पे इन्वेस्टमेंट हुआ। तो जो कैपिटल चेंज होता है उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दूसरी जो कैपिटल की बात की है, ये एक मैनमेड कैपिटल की बात हुई थी। दूसरा मनी कैपिटल का बात हुआ है। मनी कैपिटल जो है वो बॉन्ड्स, शेयर्स उसमें है, डिबेंचर्स, वो सारी चीजें आपके मनी कैपिटल में आते हैं। मनी, नोट दैट मनी, शेयर्स, बॉन्ड्स आर ऑफन, वो भी एक तरीके कैपिटल है। क्यों? क्योंकि आप उनको यूज करके मैनमेड कैपिटल खरीद सकते हो, तो उसे फाइनेंशियल कैपिटल या मनी कैपिटल भी कहते हैं। वेराज जो पहले वाला था मैनमेड, उसे रियल कैपिटल कहते हैं। रियल चीजें, याद रखिए जब भी हम रियल और मनी की बात कर रहे हैं, रियल मतलब जो दिखता है, जो है, मनी यानी जो पैसे हैं, जिसके जहां पे भी पैसों की बात हो रही है। तो यहाँ पे रियल कैपिटल हमारा पहले वाला मैनमेड मशीन्स, फैक्ट्रीज, वो सब है। मनी कैपिटल यानी शेयर्स, बॉन्ड्स और ये सारी चीजें हैं जिनके थ्रू हम मैनमेड रियल कैपिटल या मैनमेड रिसोर्सेज ले सकते हैं। आगे लास्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप यानी वो स्पेशल ह्यूमन रिसोर्स है, यानी मैनेजर्स जो हैं, हायर अथॉरिटीज है, जो इन सारी चीजों को, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को मिला के कुछ काम करके दिखाता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। वो रिस्क उठाने का, क्योंकि लेबरर रिस्क नहीं उठा सकते, कौन रिस्क उठाएगा? एंटरप्रेन्योर, मैनेजर रिस्क उठाएगा, जो सीईओ है वो रिस्क उठाएगा, हायर अथॉरिटीज रिस्क उठाएंगे। बाकी सारे अथॉरिटीज का काम क्या है? बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को मिला के कुछ ना कुछ करना, कुछ चीजें बनाना। तो एंटरप्रेन्योर को
एबिलिटी होना चाहिए ताकि वो रिस्क बेयर कर सके। तो वो एक चीज है, वो रिस्क बेयर करता है, वो पॉलिसीज बनाता है, डिसीजंस लेता है, और न्यू टेक्निक्स क्या होने चाहिए, इनोवेशंस क्या होने चाहिए, वो एंटरप्रेन्योर के हाथ में है। ये सारी जो हमने चारों के चारों हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझे, वो लिमिटेड है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। 4 हमारे पास रिसोर्सेस हैं, मैंने वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब एक चीज समझते हैं, आउटपुट। जो हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, ये इनपुट्स हैं, इनपुट्स यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनके थ्रू हम चीजें बनाते हैं। जैसे हम कॉफी बनाने के लिए कॉफी पाउडर, दूध और ये सब यूज करते हैं, तो वो इनपुट्स है। तो ये सारी चीजें इनपुट्स हैं, इनको यूज करके हम गुड्स एंड सर्विस बनाते हैं। तो आउटपुट, जो आपको आउटपुट कॉफी बन के मिलेगी, तो वो आउटपुट है। तो आउटपुट इकोनॉमिक्स में 4 तरीके के होते हैं। एक है कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, एक है कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो कंज्यूमर को डेली बेसिस पे यूज होता है वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज, शुगर, टी, कॉफी, फूड, ये सारी चीजें। अच्छा, जो कि है टैंजिबल यानी जिसको हम टच कर सकते हैं, वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो सिंगल यूज है। टैंजिबल गुड्स की बात हुई है, कंज्यूमर गुड्स यानी वो टैंजिबल गुड्स है जो हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो जो फिजिकली अवेलेबल है, फिजिकली वी कैन सी। वो 2 तरीके के हैं, सिंगल यूज एंड ड्यूरेबल गुड्स। सिंगल यूज मतलब मैंने अगर कॉफी पाउडर अब भी यूज कर दिया 1 सैशेट, तो वो खत्म हो जाएगा, वो मैं फिर से दोबारा यूज नहीं कर सकती। वेराज ड्यूरेबल गुड्स आप बार बार यूज कर सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे घर है, घर आप एक बार घर पे रह गए रात को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगली रात आप रह नहीं सकते। कार है, कार आप एक दिन चला लिया, हो गया खत्म, नहीं, कार आप आए दिन चला सकते हो। वेराज अगर हम सिंगल यूज की बात करें, तो वो आप एग्जाम्पल ले सकते हो, शुगर, सिंपल चीजें, सॉल्ट, फिर है फूड, फूड भी एक बार खा लिया तो खत्म हो गया। ड्यूरेबल गुड, हाउस, कार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आए दिन आप यूज कर सकते हैं। फिर आता है सेकेंड टाइप है सर्विसेज। सेकेंड टाइप जो है वो है सर्विसेज। सर्विसेज मतलब जो प्रोवाइड किए जाते हैं, जो सर्विस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, ये जो सर्विसेज है वो इनटैंजिबल होते हैं। इनटैंजिबल मतलब वो चीजें दिखती नहीं है। टीचर जो स्टूडेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, नॉलेज दे रहा है, वो इनटैंजिबल है, वो आपको कहीं पे दिख नहीं रहा है। डॉक्टर जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विस है, वो आपको दिख नहीं रहा है, कोई चीज आपको नहीं दे रहा है। डॉक्टर आपका क्योर कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसे बैंक्स जो है, बैंक्स कुछ आपको चीज प्रोवाइड नहीं कर रही, वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। सो इसे इनटैंजिबल कहते हैं। इनटैंजिबल यानी जो दिखता नहीं है लेकिन दिखता नहीं है, इनटैंजिबल है। थर्डली जो है वो है कैपिटल गुड्स। जो गुड्स की बात मैंने यहाँ पहले इनपुट्स में की थी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, वो सारी कैपिटल गुड्स है। जो याद रखिए, जो कैपिटल गुड्स है वो डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन नहीं करते। डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन मतलब क्या, वो सीधे के सीधे मशीन, अवन आप नहीं खाओगे, अवन में आप कुछ सब्जी या पिज्जा बना के खाओगे, तो वो डायरेक्टली आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है कि हाँ अवन आया चलो मैंने खा लिया, नहीं, अवन के थ्रू आप कुछ चीज बना के खाते हो। तो ये कैपिटल गुड्स जो है, मशीन्स, रोड, ट्रांसपोर्ट, जिसकी बात मैंने पहले की,
वो सारे इनडायरेक्ट सेटिस्फैक्शन देते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं। डायरेक्ट जो चीजें आपको चाहिए उसके प्रोडक्शन में यूज होते हैं। और चौथे है इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल। इंटरमीडिएट गुड्स एंड रॉ मटेरियल, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं मटेरियल, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल गुड्स की बात नहीं कर रही मैं, वो सारी चीजें, लैंड, लेबर, वो जो भी चीजें यूज होती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो चौथे तरीके के आउटपुट है वो भी एक आउटपुट है। अब मैं अवन की जो बात कर रही हूँ, अवन भी एक आउटपुट है, बन के मिल रहा है, लेकिन वो इंटरमीडिएट या वो डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन नहीं कर रहा है, वो इनडायरेक्ट सेटिस्फैक्शन कर रहा है, वो लेकिन आउटपुट है। वही चीज इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल की बात करें, एग्जांपल मैं सिंपल फटाफट से आपको दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और फिर हम इस लेक्चर को एंड कर देंगे। अगर मैं डो बना रही हूँ, जो हम आटा बोलते हैं, आटा अगर मैं आटा बना रही हूँ, ठीक है, आटा अगर मेरे पास, मैं प्रोसेस कर रही हूँ सारा, उसको पीस ले रही हूँ, तो आटा बन के मुझे मिला, गेहूं बना, गेहूं मुझे मैंने पीस लिया, आटा बन के मिला। अगर मैं आटा डायरेक्ट कंज्यूम कर रही हूँ या डायरेक्ट कंज्यूमर तो पहुंचा रही हूँ, वो भी एक तरीके का आउटपुट ही हुआ, लेकिन मैं उसे डायरेक्टली कोई कंज्यूम नहीं करेगा, उसको पहले रोटी बनानी पड़ेगी उसकी, फिर जाके वो यूज होगा। या तो मैं उस आटे को ब्रेड बनाने वाले फैक्ट्री में भेज दूंगी, तो वो एक इंटरमीडिएट गुड हो गया, किसके लिए? ब्रेड बनाने वाले फैक्ट्री के लिए। इसलिए जो भी चीजें इंटरमीडिएट गुड्स की तरह यूज होती हैं, वो भी एक तरीके के आउटपुट है, जो एज अ फाइनल गुड यूज नहीं होता, लेकिन फाइनल गुड के लिए, प्रोडक्शन होने के लिए जरूरी है। आज के लिए इतना ही। आगे आने वाला चैप्टर मैं आगे वीडियोस में डालती रहूंगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।